जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ शॉर्ट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन का जानने वाले हैं। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है और बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। पार्ट नंबर 17 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 16 पार्ट कंप्लीट हो चुके। यदि आप बाकी के पार्ट भी देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चा और बढ़ जाने से उनकी औसत आयु अब भी 27 वर्ष ही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले की आयु का योग निकाल लेंगे। तो औसत के केस में योग का जो फॉर्मूला होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें औसत दिया कितना, 27 वर्ष, और उसके बाद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5। तो 27 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 साल पहले की आयु का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 5 साते 35, कैरी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 वर्ष हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं 3 वर्ष पहले 5 सदस्य 135 वर्ष के थे, तो इनकी वर्तमान आयु भी बना लो। और इनकी वर्तमान आयु कैसे बनाएंगे? 3 साल पहले अगर एक सदस्य वर्तमान में आएगा तो 3 वर्ष बढ़ेगा, और 5 सदस्य अगर बात करें तो टोटल कितना आयु का योग बढ़ेगा? 15 वर्ष इनकी आयु का योग बढ़ेगा। तो आप क्या करना, 135 में आप 15 वर्ष और जोड़ देना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपके पास वर्तमान आयु का योग आ जाएगा 150 वर्ष। अब क्वेश्चन में एक बात और आगे बोला कि अब परिवार में एक बच्चा भी है, मतलब पहले 5 सदस्य थे, अब एक बच्चा है, मतलब 6 सदस्य हो गए, और आज भी औसत आयु 27 वर्ष है। तो फिर से हम लोग योग निकाल लेंगे, औसत गुणा संख्या। 6 7 42, कैरी आया 4, और 6 दूनी 12 और 4 16, 162 वर्ष। अब भी योग 162 वर्ष बना, लेकिन अब ये 162 में बच्चे की आयु भी शामिल है। तो बच्चे की आयु लाने के लिए क्या करो, 162 में से जो हमारे पास 150 है इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 12 वर्ष का बच्चा एज उसकी बच जाएगी। तो 12 वर्ष में वर्तमान में बच्चे की एज 12 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो ए बी और सी 3 मित्र हैं और तीनों ने 20,000, 18,000 और 14,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 78,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा बताओ। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बताना अपने को, लाभ। तो लाभ का जो अनुपात होता है, याद रखना, वो होता है पूंजी गुणा समय का रेशो। जिसने जितनी पूंजी व्यापार में लगाई हो, जो जितने समय व्यापार में रहा, उस हिसाब से उसको लाभ मिलता है। तो यहाँ तीनों लोगों की पूंजी हम लोग लिखेंगे एबीसी की। तो ए ने जो पैसा लगाया व्यापार में 20,000, और बी ने क्वेश्चन में बोला 18,000 रुपए लगाए, और सी की यदि बात करें तो 14,000 रुपए व्यापार में लगाए। अब मैं आपको बता दूं, इनका समय सभी का वर्ष के अंत में बोला, मतलब तीनों 12 महीने तक व्यापार में रहे। तो रेशो बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर ये 18,000 है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये समय सबका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लाभ का रेशो बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सभी
यहाँ पर 20,000 में ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे और यहाँ भी 3 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर 12 से 12 सब दूर कट जाएगा। अब हमारे पास इधर तो बचा 20 और इधर बचा 18 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 14। इसे और सोल्व करके 2 से काट लेंगे। 2 10 होता है 20, 2 9 18 होता है और उसके बाद 2 7 14 होता है। तो ये तीनों के लाभ का रेशो बन गया। इन तीनों का लाभ हमें क्वेश्चन में बताया 78,000 रुपए। और प्यारे साथियों, लाभ को बांटना है तीनों के हिस्सों में, तो इस रेशो का भी योग कर लो। तो 10 9 19, 19 में 7 जोड़ेंगे 26, 26 रेशो का मान 78,000 रुपए है। एक रेशो का मान लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 78,000 में 26 का भाग लगाना। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार में ये कट जाएगा, यानी एक रेशो का मान आ जाएगा 3,000 रुपए। अब क्वेश्चन में बोला गया कि बी का हिस्सा बताओ, तो बी का मान लाने के लिए बी का जो लाभ का रेशो है 9 से गुणा करेंगे एक रेशो के मान का, यानी 3,000 का, तो 9 × 27,000 रुपया आ जाएगा बी का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 20 और 50 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की आधी होगी? तो एक तो नाम आया ए का, एक नाम आया बी का। ए की भी वर्तमान आयु बताइए 20 वर्ष और बी की वर्तमान आयु बताइए 50 वर्ष। अब कितने बाद बोला, कितने वर्ष बाद बोला, तो माना कि 100 वर्ष बाद। 100 वर्ष बाद का मतलब दोनों की एज में 1 जोड़ देना है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ए की आयु बी की आयु की आधी होगी। बी की आयु का आधा कैसे निकालेंगे, तो बी की आयु में 2 का भाग लगा देंगे, तो बी की आयु का आधा हो जाएगा और इसके बराबर किसकी आयु हो जाएगी, ए की। तो इस प्रकार की एक इक्वेशन बनेगी और ये भाग का 2 इधर आएगा तो गुणा में 2 का गुणा इधर करोगे 20 दूनी 40 प्लस 2 का गुणा x से करेंगे 2x बनेगा, बराबर में हो जाएगा 50 प्लस x इधर बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 50 और प्लस का 40 इधर माइनस का हो जाएगा, इधर 2x की साइड 1x को लाएंगे माइनस का हो जाएगा, इधर 1x बचेगा और 50 माइनस 40 यहाँ पर 10 ईयर यानी 10 बचेगा। तो कहने का तात्पर्य 10 सालों के बाद याद रखना ए की आयु बी की आयु का आधा हो जाएगा। x का मान 10 आया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो एक 4,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज से 6 वर्ष में 7,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं का दुगना हो जाए तो 6 वर्ष पश्चात धनराशि क्या होगी? आपको प्रश्न में क्या दिया है, एक तो मूलधन दिया है, कितना दिया है, 4,000 रुपए दिया और एक क्वेश्चन में मिश्र धन का मान दिया है। तो मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, 7,000 रुपए दिया है। अब मैं आपको बता दूं साधारण ब्याज जो लगा याद रखना 6 साल में 4,000 से राशि 7,000 हो गई, मतलब कितना ब्याज लगा, 3,000 रुपए का ब्याज लगा और साधारण ब्याज का केस है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में बोला गया ब्याज की दर अगर डबल हो जाए तो याद रखना ब्याज भी हमेशा 2 गुना हो जाएगा, ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है और ये हमेशा मूल राशि यानी मूलधन पर लगता है। तो जो 3,000 ब्याज है, ब्याज की दर याद रखना डबल होने पर ये ब्याज भी डबल हो जाएगा और कितना ब्याज बन जाएगा, ये 6,000 रुपए ब्याज बन जाएगा। तो क्वेश्चन ने ये कहा राशि क्या हो जाएगी, मतलब फिर से मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 4,000 तो मूलधन था और अगर ब्याज डबल हो जाएगा मतलब 3,000 का 6,000, तो इस प्रकार टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए हो जाएगी। 10,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, नल ए एक टैंक को 12 घंटे में भरता है जबकि नल बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर पाता है। यदि दोनों नल एक साथ खुले हो तो टैंक भरने में लगा समय क्या होगा? 2 नलों की बात हो रही है। ए वाला नल तो 12 घंटे में टैंक को भर सकता है और नल बी की बात करें तो नल बी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, मतलब नल बी खाली करने वाला टैंक है। अब क्या करो, 12 का और 20 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, या फिर कहें तो टैंक की क्षमता
तो 12 और 20 का लघुत्तम 60 होता है। अब क्या करेंगे, हम 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंज 60, यानी कि नल ए 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है और नल बी का 1 घंटे का काम लाने के लिए याद रखिएगा 20 या 60 होता है, 3 यूनिट खाली करता है। अब दोनों को यदि एक साथ खोला जाए तो ए वाला तो पानी इकट्ठा करेगा और बी वाला खाली करेगा। इस प्रकार से एक घंटे में ये क्या करेंगे, 5 यूनिट तो ये इकट्ठा करेगा ए वाला, और बी वाला नल 3 यूनिट उसी घंटे में खाली कर देगा। इस प्रकार टैंक में 2 यूनिट पानी हर घंटे रुकेगा। क्वेश्चन ने कहा टैंक भरने में लगा समय बताओ, तो भरने में कितना, यानी कितना यूनिट भरना पड़ेगा उसे, 60 यूनिट, और 1 घंटे में 2 यूनिट भर पा रहा है तो 60 यूनिट भरने में 2 का भाग 60 में देंगे तो यहाँ पर 30 घंटे का टाइम लगेगा। 2 तिया 6 और 0 यानी कि 30 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात की जाए, राजू 5% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, यदि वह इसे 9 रुपये कम में बेचता तो उसे 7% की हानि होती, और कुर्सी का लागत मूल्य कितना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका क्रय मूल्य मान लेना है प्रतिशत में। दुनिया का हर क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ही होता है। अब देखो क्वेश्चन में बताया 5% लाभ होता है, तो लाभ के केस में उसका जो विक्रय मूल्य बनेगा कितना प्रतिशत, 5%, 100% में जोड़ेंगे तो 105% बनेगा। और हानि के केस में जो विक्रय मूल्य बनेगा, सेलिंग प्राइस, वो याद रखना 7% हानि बोल रहा है, 100 में से 7 जाएगा, 93% विक्रय मूल्य बनेगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है, तो 105 में और 93 में 12% का अंतर है, और 12% का मान आपको क्वेश्चन में बताया 9 रुपए। और यहां से क्या करो, आप 1% का वैल्यू लेके आओ तो 9 में हम 12 का भाग देंगे और 1% का मान आ जाएगा। अब जो 1% का मान आया इसमें गुणा करो जितने प्रतिशत का मान आपको चाहिए। तो हमें लागत मूल्य चाहिए और लागत मूल्य 100% था, तो 100 का गुणा करेंगे अगर 1% के मान में तो क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य आ जाएगा। तो 9/12 में गुणा करना होगा 100 का। 3 चौक 12 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 गुणा 3 करेंगे 75, तो 75 रुपए इसका लागत मूल्य बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो इसका मतलब ये हुआ विषम प्रथम 100 तक की, मतलब 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका औसत लाना है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर एक सीरीज के रूप में आप समझिएगा, 100 तक विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, फिर आएगी 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद 7। इस प्रकार से 100 के पहले विषम संख्या क्या आती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 99 आती है। मतलब 1 से लेकर 99 तक सभी विषम संख्याओं का औसत लाना है। तो 1 से लेकर n तक, याद रखना मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, 1 से लेकर n तक आपको विषम संख्याओं का यदि औसत लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, और बहुत इजी है। आपको करना है n+1 और बटे में 2, सीधा डायरेक्ट औसत आ जाएगा। और n का मान याद रखिएगा, n का मान उस सीरीज का अंतिम पद होगा यानी 99। लेकिन ध्यान रहे 1 से शुरू होनी चाहिए सीरीज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 99 मानेंगे n का मान और उसमें 1 जोड़ेंगे, n+1 और बटे में 2 करेंगे, तो 99 में 1 जोड़ा 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास जो औसत आएगा 50 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात की जाए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसकी तिरछी ऊंचाई भी दी है, तब इसका व्यास बताओ। तो याद रखना शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है πr_l होता है, और इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया है 165 सेंटीमीटर। सिंपली क्या करो, यहाँ पर पाई का मान तो 22/7 होता है, r4 उसकी त्रिज्या होगी, तो सबसे पहले हमें r का मान लाना होगा और गुणा l। याद रखिएगा ये l जो होती है शंकु में उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, यानी तिरछी ऊंचाई जिसे क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मान दिया है l का 10,
तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 165 सेंटीमीटर। पहले साथियों क्या करोगे, आर को यहीं रखकर बाकी सभी वैल्यू को 165 की साइड लाएंगे, तो ये भाग का 7 गुणा में और गुणे का जो यहाँ पर 22 लिखा है ये भाग में और इधर 10 भी भाग में। इसे हम काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 फिर से काटेंगे 5 3 15, 11 दूनी 22 होता है और 11 33। इस प्रकार मैं आपको यहाँ पर बता दूं 7 21 और 21 में भाग देंगे हम यहाँ पर किसका, बटे में आ जाएगा 4। तो ये तो आ गई त्रिज्या। क्वेश्चन में पूछा है व्यास बताओ, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो जो भी त्रिज्या आपकी बनी 21/4 इसको 2 से गुणा कर दो, व्यास आ जाएगा। 2 से ही 4 को काटेंगे, 2 बार कटेगा और 2 का भाग 21 में देंगे। 2 10 20 होता है, पॉइंट लगाया, 10 हुए, 2 5 10, 10.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो एक घनी बक्से का आयतन क्वेश्चन में दिया है, बक्से के किनारे की लंबाई बताओ। मतलब क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोली है घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, और घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ए का क्यूब होता है। ए उसकी भुजा होगी, मतलब उसका एक किनारा होगा। आयतन की जगह लिखेंगे 512 और बराबर ये वैल्यू हो जाएगी ए का क्यूब। अब आपको उसका किनारा लाना है, मतलब ए का मान लाना है, तो ये क्यूब हटाना पड़ेगा। तो 512 पर क्यूब रूट लग जाएगा, 3 घात की करनी लग जाएगा। और 512 किसका क्यूब होता है, तो मैं आपको बता दूं, यहां से बाहर आएगा करनी हटने पर 8, तो 8 सेंटीमीटर याद रखना ए का मान आएगा। और ए जो था याद रखिए उसका क्या था, किनारा था। 8 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 693 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है माफ करना, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का हो जाएगा आधा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 693 जो दिया है, पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुणा आर की पावर 2 मतलब त्रिज्या का वर्ग, और यहाँ पर बटे में 2 भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इस 22 को काटेंगे, 11 बार कटेगा, आर स्क्वायर को यहीं रखेंगे और 693 की साइड भाग का 7 गुणा में आएगा और गुणा का 11 भाग में आ जाएगा। काटेंगे है ना, 11 छंग 66 और 11 33 और यहाँ पर 7 का गुणा 63 से हो जाएगा। 7 21 कैरी आएगा 2, 7 छंग 42 और 2 44, 441 आर का स्क्वायर आपके पास आएगा। हमें आर का मान चाहिए मतलब त्रिज्या, तो ये वर्ग हटेगा तो इधर 2 घात की करनी लग जाएगा 441 पर। 441 किसका वर्ग होता है, तो 21 का वर्ग होता है, तो 21 सेंटीमीटर याद रखिएगा इसकी त्रिज्या आ जाएगी। आर का मान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें अगर आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।